हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे क्लास 11th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की लेक्चर में। आज हम हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें लास्ट 2 चैप्टर्स ही बाकी रहे हैं। ठीक है। अब तक की हमारी जर्नी में हमने जो भी देखा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये सब के बारे में। ठीक है। और आज हम जो ये इकोनॉमिक्स की जो क्लास जो चैप्टर 9th और 10th जो चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चैप्टर 9th है एनवायरनमेंट के बारे में और चैप्टर 10th है जो जो कंपैरिजन है हमारी इंडिया की हमारे नेबर कंट्रीज़ के साथ, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 9th चैप्टर होगा एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो जो भी इश्यू टॉपिक है वो हमेशा चर्चा में रहता ही है। ठीक है। जो जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी दिए गए। ठीक है। तो ये सब ओवरऑल चर्चा में हमें, मतलब करंट अफेयर्स में रहता ही है। ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या डेफिनेशन होता है? ठीक है। हम सस्टेनेबल जो भी तारणीय विकास हम बोलते हैं। ठीक है। तो मतलब बोलते तो है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या होता है उसका भी हम मीनिंग देखेंगे कि ये इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे कि जो कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट है वो क्या है, और जो कॉजेस और इफेक्ट है कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। ठीक है। मतलब एनवायर की क्वालिटी में कमी आ रही है। ठीक है। और जो रिसोर्सेज आज डिप्लेट हो रहे हैं। ठीक है। जो भी रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इन सब के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है।
और जो भी इंडिया आज एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहा है, ठीक है, वेरियस चैलेंजेस आज इंडिया फेस कर रहा है, जैसे कि पोल्यूशन, रिसोर्सेज का डिप्लेशन और ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो 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 मतलब ये जो एनवायरमेंटल का इश्यूज़ है, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उसको रिलेट करेंगे हम, ठीक है, कि जो एनवायरमेंट के आज हमारी कंट्री में, मतलब ग्लोबली भी, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, ग्लोबली भी जो एनवायरमेंट के इश्यूज़ है उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लिंक करके भी एक हम ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आज हमने जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है हमारी कंट्री में, मतलब ग्लोबली भी देखे कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, पहले पहले के ज़माने में मतलब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, बार्टर सिस्टम पे सब कुछ चलता था। लेकिन आज क्या है कि एक अच्छा मतलब एक माहौल का हमारे साथ क्रिएट हुआ है कि हमारे पास बेसिक्स जो भी सुविधा है वो भी होनी चाहिए, वो जो जो होनी चाहिए वो हमारे पास है, ठीक है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था कि इतना कुछ भी एडवांसमेंट नहीं हुआ था, इकोनॉमिकली भी नहीं था और टेक्नोलॉजिकली भी नहीं था, ठीक है। तो आज के मतलब उसके हिसाब उस समय के हिसाब से कंपेयर करें तो आज पूरी दुनिया में, भारत में भी और पूरी दुनिया में भी एक अच्छा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक मतलब एक बहुत ही बड़ा इश्यू क्या सामने आया है कि उसका एक एनवायरमेंटल क्वालिटी के मतलब एनवायरमेंट क्वालिटी का बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि मतलब इसका बेसिक मैं आपको बताऊँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हुआ है कि हमने क्या किया कि नेचर के जो रिसोर्सेज थे उसको हमने यूज़ किए। लेकिन नेचर के जो रिसोर्सेज थे उस वो कहाँ से मिलते हैं हमें? लैंड में से मिलते हैं, ठीक है। और जो नेचर से ने जो जो मतलब हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसके जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसके मतलब साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन जो एमिशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, वो सब होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते तो गए हम, लेकिन उसके साथ एनवायरनमेंट का भी एक इश्यू सबसे बड़ा हमारे सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। और जो जो भी जो हमने डेवलपमेंट का पाथ चुना है पास्ट में, ठीक है, मतलब हमारे भूतकाल में, उसका भी एडवर्स कंसिक्वेंसेस हम आज देख रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भूतकाल में हुआ इसका इसका जो रिजल्ट है वो आज हमें भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। अगर हमें अनसस्टेनेबल पाथ क्या है ये समझना हो, सस्टेनेबल नहीं, अगर हमें अनसस्टेनेबल पाथ क्या समझना हो तो हमें जो भी मतलब जो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या क्या चैलेंजेस है उसको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सस्टेनेबल, अगर अनसस्टेनेबल क्या है वो हमें समझना हो तो पहले सस्टेनेबल क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। बेसिकली ये कह रहा है, ठीक है। और जो भी जो जो एनवायरनमेंट का जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो सामने एनवायरनमेंट का भी इशू क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये कह रहा है कि अनसस्टेनेबल पाथ को जो जो अनसस्टेनेबल पाथ कौन सा है ये हमें आइडेंटिफाई करने के लिए पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है उसको समझना पड़ेगा। और जो 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 एनवायरनमेंट का जो सिग्निफिकेंस है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, वो भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला चैप्टर क्या डील करता है कि जो एनवायरनमेंट का फंक्शन और रोल क्या है, ठीक है, मतलब आपको बेसिक जो जो भी उसके फंक्शंस क्या है, जो एनवायरनमेंट करता क्या है, वो एनवायरनमेंट के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। और जो दूसरा सेक्शन क्या है कि इंडिया का जो स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट, मतलब इंडिया में एनवायरनमेंट की क्या कंडीशन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे सेक्शन में क्या है कि जो स्टेप्स और स्ट्रेटेजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं पहला सेक्शन जिसमें आता है जो डेफिनेशन क्या है एनवायरनमेंट की और फंक्शन क्या है, मतलब, ठीक है। जो उसमें क्या है कि इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि जो टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस, मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है, ठीक है, और जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास ओवरऑल, ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम और ये सब रिसोर्सेज है, नेचर है, ये भी एक रिसोर्स है, और जो मतलब टोटल हमारे आसपास जो भी है वो हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब हमारे आसपास का जो भी आवरण है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, उसमें सब रिसोर्सेज भी आ जाती है, नेचर भी आ जाता है, सब कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे देखा जाए तो एनवायरनमेंट की तो कई डेफिनेशन है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। लेकिन मैं आप समझ सकते हो एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, कि हमारे आसपास जो भी ओवरऑल है रिसोर्सेज और सब कुछ मिलाकर उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स में मतलब जिसमें जान होती है, एबायोटिक फैक्टर मतलब जिसमें जान नहीं होती। जो लिविंग एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि बर्ड, एनिमल, ह्यूमंस, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ये सब होते हैं वो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और जो एबायोटिक फैक्टर्स में क्या आता है कि जो एयर है, वाटर है, ज़मीन है, ठीक है, जो पत्थर है, सनलाइट है, वो सब एबायोटिक होती है, ठीक है। अब एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ये जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर होते हैं वो अपने साथ एक इंटर रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है।
जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको अपनी मतलब एनर्जी को एनर्जी की ज़रूरियातों को पूरा करने के लिए वो सनलाइट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे पे मतलब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप में चलते हैं, तो ये ओवरऑल एक इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट की। ये फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट का काम क्या है, ये चार कार्य करता है, चार चार महत्वपूर्ण कार्य करता है कि जो ये एक जो रिसोर्सिस होता है उसको सप्लाई करता है, ठीक है। मतलब आज हम देखते हैं कि जो पेट्रोलियम है, ठीक है, वुड प्रोवाइड करता है, जो भी मतलब ओवरऑल जो भी, ठीक है। और जो मेटल्स होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो वो सब कौन कौन प्रोवाइड करता है, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमारे किसी भी मतलब ग्लोबली वो एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो सब आता है, ठीक है। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है कि वो ये यूज़ करने के साथ एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। नॉन नॉन रिन्यूएबल सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है कि जो उसको यूज़ करने के बाद भी वो मतलब इनफाइनाइटली हमें मिलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है कि जो उसका यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पेट्रोलियम आज से मतलब कई सालों के बाद पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। लेकिन उसी के वजह अगर हम सनलाइट ले लें तो सनलाइट हमें मिलती रहेगी सालों तक, ठीक है, इस तरह से। तो सनलाइट जो होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी में आती है, ठीक है। और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में कहते हैं जो भी ये कोल है, मतलब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, कोल है और पेट्रोलियम है, ठीक है, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। अब उसका दूसरा कार्य है वेस्ट का एसिमिलेशन करना, मतलब वो वेस्ट एक तरह से बोले तो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जो भी मतलब जो आप अगर कुछ भी वेस्ट अगर को मतलब मैं आपको बताऊं कि कोई लकड़ी भी आप लंबे समय तक जो एनवायरनमेंट में रहती है तो वो बिगड़ जाती है और अंत में वो ज़मीन के साथ मिल जाती है, ठीक है। तो वो एक तरह से वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो लाइफ होती है उसको वो सस्टेन करता है, ये तीसरा कार्य है, ठीक है। जो एक जो जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोवाइड करके वो सस्टेन करता है लाइफ को, जैसे मतलब जो भी मतलब ओवरऑल जो ये पूरी की पूरी लाइफ है हमारी दुनिया में, ठीक है, उसको सपोर्ट कौन करता है, ये पूरा एनवायरनमेंट है वही तो सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके लिए वो क्या क्या जो बायोडाइवर्सिटी है हमने देखा है, ठीक है। और जेनेटिक जो भी जो जेनेटिक रोल होता है, ठीक है, डीएनए और आरएनए वो सब एनवायरनमेंट में से ही तो आता है, ठीक है, वो उसी में इवोल्व होता है, इस तरह से वो लाइफ को सस्टेन करता है, ठीक है, ठीक है। तो अब उसका जो आगे का कार्य होता है वो क्या होता है कि जो जो एस्थेटिक्स प्रोवाइड करता है, मतलब टूरिज्म के लिए सीनरी और ये सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इसके चार कार्य टोटल होते हैं कि एक सप्लाई का रिसोर्सेज का सप्लाई करता है, और जो वेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, जो लाइफ को सस्टेन करता है, और एस्थेटिक सर्विसेज जैसे कि सीनरी वो सब प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट, ठीक है। अब जब एनवायरनमेंट जो होता है वो कब तक अच्छे से कार्य कर सकता है कि जो उसकी डिमांड हो, उसके ऊपर जो रिसोर्सेज की डिमांड हम करते हैं वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर हो, तब तक वो अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन जब कैरिंग कैपेसिटी से बाहर चला जाती है डिमांड, तब एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। मतलब एनवायरनमेंट की देने की जो शक्ति हो उसी के हिसाब से हमारी डिमांड हो, तब तक एनवायरनमेंट अच्छे से कार्य करता है। लेकिन उसके बाद जो उसकी उसके उससे ऊपर से भी डिमांड चली जाए, ठीक है, तो तब क्या होता है कि एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है, जो आज हो रहा है, ठीक है। जब ऐसा नहीं होता तो उससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट जो परफॉर्मेंस अपना फेल हो जाता है, ठीक है। जो वाइटल फंक्शन होता है उसका लाइफ को सस्टेन करने का, उसमें वो फेल हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि एक एनवायरमेंटल क्राइसिस जनरेट होता है, ठीक है। वो मतलब आज हम देख ही रहे हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस कभी हो रहा है, ठीक है। तो ये सब उसी का कारण है कि डिमांड बढ़ गई है और उसमें रिसोर्सेज कम है, ठीक है। और जब इससे जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो एक्सेसिव डिमांड के कारण क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। और जो जब जब वेस्ट होता है जो जनरेट होता है, मतलब हम रिसोर्सेज जब यूज़ करते हैं तो उसका जो वेस्ट होता है वो भी जनरेट होता है, ठीक है। तो इस तरह तो जब इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो जाता है कि एनवायरनमेंट की एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी से भी ज़्यादा अगर वेस्ट जनरेट हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी जो एनवायरनमेंट होती है वो डिग्रेडेशन वो मतलब जो एनवायरनमेंट की एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी से भी ज़्यादा जब वेस्ट होता है वो जनरेट होने लगे, तब क्या होगा, एनवायरनमेंट का फिर से वो संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। और इसका मतलब भी एनवायरमेंटल क्राइसिस ही होता है, तब भी एनवायरमेंटल क्राइसिस मतलब ये एक साइकिल होता है, ठीक है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो ओवरऑल वेस्ट भी बढ़ जाएगा, और यह कैरिंग कैपेसिटी
और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, दोनों से बढ़ के जो भी वेस्ट जनरेशन और डिमांड होगी वो उससे दोनों से बढ़ के होगी, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की अब, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे क्या होता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि जो पूरी की पूरी ग्लोब का एवरेज टेम्परेचर है, पूरी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हम उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। वार्मिंग का मतलब गर्म होना, ग्लोबल मतलब वैश्विक, ठीक है। कि जो जो पूरी पृथ्वी का जब तापमान बढ़ता है, एवरेज तापमान, तब तो हम उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ग्रीन हाउस गैसेस जिम्मेदार है, ठीक है। कि जो ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से आते हैं, कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसमें क्या है कि जो मैन मेड इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। जैसे कि वेहिकुलर एमिशन और दूसरी केमिकल प्रोसेसेस से जो मतलब एमिशन होता है वो, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल का बर्न करने से जो भी एमिशन होता है, डिफोरेस्टेशन करने से जो भी एमिशन बढ़ता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन और जो भी मतलब ये मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, और ये सब कई दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, ठीक है। उनका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता रहता है हमारी एनवायरनमेंट में। इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है हमारी कंट्री में, मतलब पूरे ग्लोब में, हमारी पृथ्वी में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो पृथ्वी की सतह होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये गैस होते हैं, ठीक है, वो गर्मी को पकड़े रखते हैं। जो हीट होते हैं वो इन गैसेस में ट्रैप हो जाती है। ये गैसेस जो होते हैं मतलब वातावरण में रहने से क्या होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा कि जो प्लानट की सरफेस है वो जो प्लानट की सरफेस है वो गर्म होगी, इस तरह से, ठीक है। जो पास्ट एक हम सेंचुरी देखें, मतलब 100 वर्ष का एक जो टाइम ड्यूरेशन देखें, तो उसमें 0.6 डिग्री सेल्सियस तक जो भी तापमान है वो बढ़ चुका है। और सी लेवल भी राइज होता है। सी लेवल राइज इसलिए होता है कि जो जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है, ठीक है। मतलब जो ओवरऑल ये टेम्परेचर बढ़ा उसके कारण, ठीक है। जो 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 फैक्टर्स है जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, डिफोरेस्टेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब डिफोरेस्टेशन मतलब वन वन का विनाश होता है, ठीक है। जो फॉरेस्ट होता है वो उसको काटा जाता है, ठीक है, इसके कारण। और जो एनिमल वेस्ट है वो भी बढ़ गया है, और जो केटल का प्रोडक्शन हो रहा है वेरियस रीजन्स के कारण, कि जो उनसे मिल्क का प्रोडक्शन करना है, इसके कारण भी केटल के ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण भी ये जो ये प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग का वो बढ़ता है, ठीक है। अब जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1997 में, क्योटो के जो जापान का क्योटो शहर है उसमें, ठीक है। उस पे उसके बाद ही क्योटो प्रोटोकॉल जो आया ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, जो क्योटो प्रोटोकॉल वो लागू हुआ था, ठीक है। चलिए, मतलब ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था पूरी दुनिया में, ठीक है। अब आज क्या हुआ है कि आज हम मतलब एक तरह से बाधित हुए। जो हमें क्या करना पड़ रहा है, जो भी ये जो 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 नए एक तरह से क्या है कि रिसोर्सेज तो डिप्लेट हो रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमें अपनी डिमांड तो बढ़ती जा रही है, तो दूसरे रिसोर्सेज भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो दूसरे नए रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए हमें आज रिसर्च में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। और जो इंडिया का मतलब अब अगर आप पानी का रिसोर्स देखें तो इंडिया में 70% जो वाटर है वो पोल्यूटेड है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि नई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी कि इस पानी को स्वच्छ करके उसका उपयोग किया जाए, या तो फिर और कोई नया रिसोर्स ढूंढा जाए। तो क्या करना पड़ेगा? हमें रिसर्च करना पड़ेगा। अब रिसर्च के लिए क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उसमें लगता है, ठीक है। मतलब ये एक्सपेंसिव भी रहता है, इकोनॉमिकली भी ये अच्छा, मतलब ये इकोनॉमिकली भी हमारी कंट्री के लिए बर्डन रहता है जो रिसर्च होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल वॉर और उसके साथ ग्लोबल वार्मिंग जो और ओजोन डिप्लेशन है वो एक फाइनेंशियल कमिटमेंट जो होती है गवर्नमेंट में उसमें भी इंक्रीज करता है। जैसे देखा ना हमने कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन से क्या होता है कि कंट्री के रिसोर्सेज में कमी आती है, ठीक है। और कमी आने से वजह से कंट्री को नए रिसोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं और उसके लिए उसे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक तरह से कंट्री की जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है गवर्नमेंट की उसको भी बढ़ाता है, ठीक है। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो नेगेटिव एनवायरनमेंट की, वो भी बहुत हाई रहती है, ठीक है। और अब जो जो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स जो हम देखें कि जो हमारी कंट्री में क्या वो नए हैं या पुराने साल से चले आ रहे हैं, ये भी हमें देखना चाहिए कि ये सिर्फ आज आज ही मतलब आज के दशकों में मतलब आज की सेंचुरीज में ही ये हो रहा है कि पहले ही हो रहा था एंशियंट टाइम्स में। देखिए पहले अर्ली डेज में क्या था कि पहले तो पॉपुलेशन कम थी, ठीक है, बहुत ही कम पॉपुलेशन थी। वह सिविलाइजेशन वो सिर्फ शुरू ही हुई थी। जैसे हम एंशियंट इंडिया में पढ़ते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, वैसे हम पढ़ते हैं कि वो बहुत एडवांस थी, लेकिन आज की एडवांसमेंट के कंपैरिजन में तो वो कुछ नहीं था, ठीक है। तो उसके समय क्या था कि जो ओवरऑल डिमांड थी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की वो बहुत ही कम थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ होगा कि जो
जो एनवायरनमेंट की जो सप्लाई सर्विसेज थी वो हाई थी, मतलब जो एनवायरनमेंट सप्लाई कर रहा था वो हाई था, लेकिन डिमांड बहुत कम थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन ऐसा कुछ होता नहीं था। ठीक है, तो मतलब जो भी पोल्यूशन होता भी था तो वो एब्जॉर्ब कर लेता था, जो भी एनवायरनमेंट था वो, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पोल्यूशन हो रहा था वो एनवायरनमेंट की एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर ही था। ठीक है, तो इसका साइकिल चलता रहता था, एनवायरनमेंट का मतलब बैलेंस बिगड़ता नहीं था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पॉपुलेशन एक्सपांशन हुआ पूरी दुनिया में। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो उससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन और कंजप्शन की जो डिमांड है वो उसके रिसोर्सेज की वो बहुत ही बढ़ने लगी। ठीक है, आज हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यूरोप में भी हुआ था और उसके बाद जो भी मतलब ओवरऑल जो भी डिमांड थी वो रिसोर्सेज की बढ़ने लगी। ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ कि जो 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 रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज का रेट होता है उससे ज़्यादा भी डिमांड बढ़ गई। तो क्या हुआ कि रिसोर्सेज कम पड़ गई डिमांड के सामने। ठीक है, तो ओवरऑल अब एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, और जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा था, जो भी पॉल्यूशन हो रहा था, वो एनवायरनमेंट की जो एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे शुरू हुआ कि जो एनवायरनमेंट का बैलेंस है वो बिगड़ना शुरू हुआ। ठीक है, अब ओजोन डिप्लेशन की बात करें, जैसे हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, अब ये ओवरऑल ओजोन डिप्लेशन के बारे में आपको तो मतलब पहले मैं बताऊं शॉर्ट में, तो ये मतलब ओजोन की जो परत होती है हमारी, जो पृथ्वी के जो ऊपर, जो ग्लोब के आसपास, मतलब जो सिरकमफेरेंस में, ठीक है, पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो परत होती है उसमें होल्स हो जाते हैं। उसका कारण जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ओजोन जो होता है वो ये अल्ट्रावायलेट रेज को रोक एब्जॉर्ब करता है और रोक लेता है पृथ्वी तक पहुंचने से। ठीक है, जब उसमें होल हो जाएगा, ठीक है, जब उसकी परत पतली हो जाएगी तब क्या होगा कि जो जो यूवी रेज होंगे, ठीक है, वो पेनेट्रेट कर जाएंगे, ये जो उसका आवरण है उससे पेनेट्रेट कर जाएंगे और पृथ्वी पर पहुंचने लगेंगे। ठीक है, ये लेकिन अच्छी बात नहीं, अल्ट्रावायलेट रेस होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचना उनका बहुत ही हार्मफुल रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओजोन डिप्लेशन का मतलब ये है कि जो जो ओजोन है स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है कि ओजोन कौन से स्फीयर में है, कि मेजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयोनोस्फियर किस में है, तो आपको याद रहना चाहिए कि ये स्ट्रेटोस्फियर में होता है। ठीक है, तो उसमें जो जब उसके अमाउंट में रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ओजोन का डिप्लेशन। ठीक है, इसमें इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जो क्लोरीन और ब्रोमीन का हाई हाई लेवल होता है जो स्ट्रेटोस्फियर में, उसके कारण ओजोन का जो क्लोरीन के कंपाउंड और ब्रोमीन के कंपाउंड का जो हायर हायर कॉन्सेंट्रेशन जब हो जाता है तो वो ओजोन के साथ रिएक्ट करने लगते हैं। ठीक है, उससे उसका डिग्रेडेशन होता है, मतलब जो डिप्लेशन होता है। ठीक है, और जो ये क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड का मुख्य सोर्स है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो भी CFC हम बोलते हैं वो। ठीक है, अब हम एक उसका उदाहरण देखते हैं कि 1979 से 1990 तक क्या हुआ था कि जो एक 5% का एक ओजोन लेयर का जो रिडक्शन देखा गया था। ठीक है, एक अगर हम पूरी पृथ्वी के हिसाब से बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं। ठीक है, 5% एक आंकड़ा मतलब छोटा दिखता है हमें, लेकिन अगर हम पूरी पृथ्वी के का जो भी कंटेक्स्ट में देखें तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा हो जाता है। ठीक है, अब हम उससे उसके कारण जब अवेयरनेस आई, ठीक है, गवर्नमेंट्स ने और ग्लोबल जो एफर्ट्स वो लगाए गए उसको कम करने के लिए वेरियस एग्रीमेंट्स लाए गए, उसमें क्या हुआ कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक एग्रीमेंट जो आया उसको एडॉप्ट किया गया। ठीक है, उसने क्या किया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है उसको बैन कर दिया, उसमें प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और अदर जो ओजोन डिप्लेटिंग जो जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो जो जैसे कि हेलोन्स होते हैं, जो ब्रोमाइन के कंपाउंड्स होते हैं जो हेलोन्स कहा जाते हैं, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब जो केमिकल्स होते हैं उन पर भी बैन लगा दिया। ठीक है, मतलब बैन लगा दिया मतलब जो भी मतलब जहाँ जहाँ पे बहुत ही ज़रूरत हो वहाँ पे उसका उपयोग किया जाएगा, लेकिन फ्रीली उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, इस तरह से इसका बैन लगा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया में इन्वायरमेंट का स्टेट क्या रहता है। ठीक है, हमने पहले ये पढ़ा कि जो जो मतलब इन्वायरमेंट का फंक्शन और डेफिनेशंस क्या होते हैं, ये सब पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि जो इंडिया में जो स्टेट इन्वायरमेंट का मतलब क्या कंडीशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि इंडिया की जियोग्राफी बहुत ही रीच होती है। ठीक है, मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसमें क्या है कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, मतलब हिमालयाज़ को आप देखें, आप जो जो पश्चिम घाट है वो देखें, ईस्टर्न घाट से वो देखें, मतलब मतलब ओवरऑल देखा जाए को एक मतलब
बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हमारी कंट्री में पाया जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, जो रिवर्स होती है हमारी कंट्री में उसकी ट्रिब्यूटरीज और जो ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप आसाम और उस तरफ जाए और वेस्टर्न घाट्स के जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही डेंस होते हैं, तो लश ग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और जो मिनरल डिपॉजिट होती है हमारी कंट्री में जो लैंड के नीचे जो भी पाई जाती है, ठीक है। और जो इंडियन ओशन का वास्ट स्ट्रेच है, मतलब हमारा बहुत बड़ा इंडियन ओशन भी है हमारे, जो हमारे एज ए रिसोर्स हमारे पास, ठीक है। तो और रेंज ऑफ माउंटेन्स है, तो ये सब एक एज ए रिसोर्स हमारी कंट्री में बहुत बड़ा पोटेंशियल रहता है हमारी कंट्री में कि उनका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। जो ये ब्लैक सोइल है हमारी कंट्री में, जो जैसे कि उदाहरण दिया गया कि जो डेक्कन प्लेट्यू का ब्लैक सोइल है वो कॉटन को उगाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जो इंडो गंगटिक प्लेन्स है, ठीक है, जो मतलब नॉर्थन इंडिया में जो इंडो गंगटिक प्लेन्स है वो भी जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, क्यों, क्योंकि वो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। जो इंडिया के फॉरेस्ट है, मतलब हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूशन उनका इवन नहीं है, ठीक है, मतलब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ रीजन में बहुत अच्छे अच्छे, मतलब कुछ रीजन में वो डेंस है, कुछ रीजन में वो इतने ज़्यादा डेंस नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक ग्रीन कवर प्रोवाइड करते हैं, जो पॉपुलेशन है और नेचुरल वाइल्ड लाइफ है उनको भी एक ग्रीन कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ओवरऑल ये जो इंडिया के रिसोर्सेज है उसके बारे में बात करते हैं कि इंडिया में इतने ज़्यादा अच्छे, मतलब डाइवर्स रिसोर्सेज इंडिया में है। हमारी कंट्री में जो आयरन और है उनके भी लार्ज डिपॉजिट्स है, मतलब लोहे की जो मतलब जो कच्ची धातु होती है उनके भी लार्ज डिपॉजिट्स हमारी कंट्री में पाया जाता है। जो कोल भी है और नेचुरल गैस, ठीक है, उनमें वो भी हमारी कंट्री में पाया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटी हुई इंडिया में, उनसे क्या हुआ कि जो जो हमारी कंट्री में फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, कोई भी रिसोर्सेज कितना भी मतलब एबंडेंस में क्यों ना हो, अंत में तो वो फाइनाइट ही रहता है, ठीक है। क्योंकि कभी ना कभी तो वो ख़त्म होता ही है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इकोनॉमी मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटी बढ़ी, उससे उससे ज़्यादा क्या हुआ कि जो फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज है हमारी कंट्री में, ठीक है, उस पर प्रेशर बढ़ गया इस डिमांड को मतलब इस डिमांड को सर्व करने का, ठीक है। और जो जो उसने क्या किया कि जो एक ह्यूमन हेल्थ और वेल बीइंग पे भी एक एडवर्स इफेक्ट लगाया है, मतलब एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है ह्यूमन हेल्थ और वेल बीइंग पे, ठीक है। मतलब आज पोल्यूशन बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा ही, ठीक है। अब जो इंडिया का एनवायरनमेंट है उसमें थ्रेट क्या क्या है, मतलब एक मतलब दो तरह के, मतलब एक विरोधाभासी वाले थ्रेट है, ठीक है। दो तरफा खतरा हम बोल सकते हैं, जो दो धारी तलवार होती है ना, इस तरह से दो तरफा खतरा हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट पे देखा जाता है, ठीक है। जो जो पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है, मतलब पॉवर्टी के कारण भी एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अपने रिसोर्सेज को यूज़ अपने मतलब अपनी लाइफस्टाइल को बनाने के रखने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो क्या करता है कि जो एनवायरनमेंट होता है और उसके रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। और उसी वक्त दूसरा खतरा क्या है कि जो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी बढ़ रहा है हमारे कंट्री में, ठीक है। तो उससे रैपिडली ग्रो होने के कारण पोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा खतरा रहता है, ठीक है। मतलब एक तरह मतलब हम देखें कि जो पुअर लोग हैं उनके कारण भी एक एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, और जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके कारण भी जो पोल्यूशन है उसका प्रॉब्लम हमारी कंट्री में रहने वाला है, ठीक है। जो प्रायोरिटी इश्यूज है हमारी कंट्री में, जो भी जो जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के जो प्रायोरिटीज इशू है, ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हमारे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो क्या है कि लैंड का डिग्रेडेशन, ठीक है, मतलब भूमि का जो हम कहे कि भूमि का अपक्षय बोलते हैं, ठीक है, भूमि का मतलब एक तरह से उसकी क्वालिटी बिगड़ जाना, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो हम बोलते हैं कि जो जैव विविधता की हानि, ठीक है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या होता है कि जो डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, जो बायोम में उसकी कमी आना, ठीक है। मतलब जैसे जैसे कि आज अगर 100 स्पीशीज है किसी बायोम में, किसी इकोसिस्टम में, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि थोड़े वर्षों के बाद उसमें से 20 स्पीशीज होती है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब डाइवर्सिटी कम हुई उसमें, तो इसको बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी लॉस। आज हम देखते हैं कि कई जो स्पीशीज होती है वो एक्सटिंक्ट हो जा रही है, लुप्त हो जा रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। और जो एयर पोल्यूशन होता है वो भी बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, जो उसका मतलब एक स्पेशल लिंक है वेहिकुलर पोल्यूशन के साथ। जो अर्बन सिटीज़ में जो वेहिकुलर पोल्यूशन होता है, वो वेहिकुलर पोल्यूशन का सबसे बड़ा शेयर रहता है पोल्यूशन में अर्बन सिटीज़ में, ठीक है, मतलब अर्बन एरिया में।
जो फ्रेश वाटर है उसका भी मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा इश्यू हमारे कंट्री में, सॉलिड वेस्ट है उसका भी मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये सब मतलब ओवरऑल कंसर्न है आज हमारी कंट्री में जो एनवायरनमेंट को एक इश्यू को लेकर, ठीक है। और जो जो लैंड डिग्रेडेशन के जो कुछ फैक्टर्स है, जो जैसे हमने बोला कि लैंड डिग्रेडेशन है जो वो एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो उसके कारण क्या है ये हम देखते हैं कि जो मुख्य फैक्टर्स क्या है उसके, कि जो लॉस ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, उसे वो कब होता है, जब डिफोरेस्टेशन होता है तब क्या होता है कि लॉस ऑफ वेजिटेशन होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्लियर कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, तो क्या होगा कि डिफोरेस्टेशन होगा और जो वेजिटेशन होगा उसका भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लैंड हो जी वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगी। तो और उसका दूसरा हम फैक्टर देखते हैं कि जो फ्यूल का वुड है, ठीक है, जो फोल्डर का होता है वो उसका एक मतलब अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन, मतलब जो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करना, ठीक है। जो जितना ज़्यादा जो भी जनरेट करता है एनवायरनमेंट उससे ज़्यादा भी एक्सट्रैक्शन कर लेना, उससे उसको हम बोलते हैं अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। जितना एनवायरनमेंट की कैपेसिटी है जनरेट करने की उससे ज़्यादा रेट पे हम एक्सट्रैक्शन जब करें तो उसको हम बोलते हैं अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो जो फ्यूल वुड है, ठीक है, जो गाँव के लोग फ्यूल वुड का यूज़ करते हैं, फोडर का यूज़ करते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा जब एक्सट्रैक्शन होता है तब भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। आपने वो सिर्फ इकोनॉमिक्स की बुक ही नहीं, जो वेरियस एनसीईआरटी की बुक में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने पढ़ा होगा कि जो भी पैचेस होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के, उसको कट कर दिए जाते हैं और उसमें थोड़े वर्षों के लिए मतलब खेती की जाती है, बाद में उनको खुला छोड़ दिया जाता है इस तरह से। तो वो उसका कारण भी वो भी एक लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण बनता है, ठीक है। और जो एनक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट लैंड है, मतलब जो फॉरेस्ट लैंड्स होती है जो, ठीक है, जो जहाँ पे वनस्पतियाँ हरी भरी पड़ी रहती है उसमें क्या करता है कि लोग घुस जाते हैं, ठीक है, और अपना मतलब घर बसा लेते हैं उसमें, कि जो अपनी जो गांव बसा लिया, इस तरह से जो एनक्रोचमेंट करते हैं फॉरेस्ट में उसके कारण भी लैंड डिग्रेड होता है, ठीक है। और फॉरेस्ट फायर का प्रॉब्लम होता है, ओवर ग्रेजिंग, मतलब जो भी घास चराने पशुओं को लिया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा, अगर ऐसा उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए ऐसी तो ओवर ग्रेजिंग किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो भी वाइटल जो भी वो वनस्पतियाँ होगी उसका नाश हो जाएगा, जो भी जहाँ भी एरिया में ओवर ग्रेजिंग होता है वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब फॉरेस्ट फायर और ओवर ग्रेजिंग भी एक कारण है जो जो लैंड डिग्रेडेशन का। वो जो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स है उनका भी कोई मतलब एडोप्शन नहीं करना, ठीक है, मतलब जो लैंड कंजर्वेशन का जो सॉइल का कंजर्वेशन मेजर्स है उनको अपनाना नहीं, ठीक है, उनको, लेकिन मतलब कोई ऐसे मेजर्स अपनाना ही नहीं, उनसे क्या होता है कि लैंड फर्दर डिग्रेड होती ही जाती है, ठीक है, वो कंट्रोल में नहीं रहती। और जो क्रॉप रोटेशन होता है, ठीक है, क्रॉप मतलब एक के बाद दूसरा क्रॉप लगाना, ये जो क्रॉप रोटेशन भी अगर इम्प्रॉपर हो तो भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। मतलब एक के साथ दो ऐसे क्रॉप कंसिक्वेंटली लगा दिए गए कि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो क्या होगा कि वो एक के साथ दोनों भी, जो दोनों क्रॉप होते हैं वो एक साथ लैंड को डिग्रेड करेंगे, ठीक है, वो उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, उनको ज़्यादा पानी चाहिए, तो ओवरऑल जो लैंड होगी वो डिग्रेड होगी। जो एग्रो केमिकल्स है, जो मतलब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ये भी एक कारण है। जो प्लानिंग और इरिगेशन सिस्टम का इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है उसके कारण भी क्या होता है कि जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसका प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि इरिगेशन में क्या होता है कि जो कैनाल्स बनाई जाती है, ठीक है, अगर उसमें भी मतलब इंडस्ट्री के मशीन्स लगाए जाएंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करने में वेरियस, उसमें भी रिसोर्सेज लगाए जाएंगे, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा कि लैंड का, अगर वो प्रॉपर प्लानिंग से नहीं हुआ तो लैंड का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। और जो जो ग्राउंड वाटर होता है उसका एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन करना, ठीक है, ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा बाहर निकालना, ठीक है, जो आज हम देखते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, स्पेशली जो पंजाब हरियाणा के साथ जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मतलब एनवायरनमेंट की रिचार्ज कैपेसिटी हो उससे भी ज़्यादा एक्सेस में जब बाहर निकाल लिया जाता है तब भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है ओवरऑल, ठीक है। जो एग्रीकल्चर का डिपेंडेंट होता है जो पीपल, उन लोगों की पॉवर्टी भी एक कारण है आज की लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों ऐसा, इसमें इसका मतलब ये कारण ऐसे होता है कि जो पुअर पीपल होता है वो, जैसे मैंने बताया ना कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेसिवली वो अपना इनकम लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि लैंड पे प्रेशर आता है जो रिसोर्सेज को सप्लाई करने का, इससे लैंड का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। और हमारी कंट्री में जो हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की और लाइफ स्टॉक की, वो भी एक कारण है, ठीक है।
जो हमारी कंट्री में डिग्रेडेशन हो रहा है इसका ठीक है। जो पॉपुलेशन जब हाई हो जाती है तब क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। लाइफ स्टॉक जब के बहुत ही उसकी डेंसिटी जब बढ़ जाती है तो भी क्या होता है कि जो ग्रेजिंग बढ़ जाता है, ठीक है, उनकी डिमांड भी अपनी बढ़ जाती है, ठीक है। वो मतलब लाइफ स्टॉक होते हैं उनका भी मतलब जो भी फूड होता है वो भी प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो वो सब नेचर पे मतलब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन पे प्रेशर आता है, ठीक है। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार हम कोई एक स्टेटिस्टिक्स देखें कि जो जो न्यूट्रिएंट लॉस है हमारी कंट्री में, वो जो इरोजन के कारण जो न्यूट्रिएंट लॉस होता है वो हमारी कंट्री में पर ईयर वो 5.8 टू 8.4 मिलियन टन्स तक हमारी कंट्री में देखा जाता है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। जो नाइट्रोजन होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, ये सब लॉस हो जाते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। कि इनका कारण क्या है कि ये जो मतलब हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज़ कर रहे हैं, लैंड डिग्रेड हो रहा है इसके कारण, ठीक है। आप ये जो लाइन है आप लिख सकते हो, जो आपको मेंस में लिखना भी चाहिए, ठीक है। जब मतलब ऐसा कोई इन्वायरमेंट का इश्यू आए, टॉपिक आए, तो आप मतलब ऐसा स्टेटिस्टिक्स आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो 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 ये एनसीईआरटी है, ठीक है, ये आपका बेस क्रिएट करती है। जो हमारी कंट्री में जो पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड है वो सिर्फ 0.06 हेक्टर ही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, 0.47 हेक्टर्स की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए, तो वो भी बहुत कम है जो फॉरेस्ट नीड है, ठीक है। और इरोजन का रेट है क्या हमारी कंट्री में, जो जो वो 5.3 बिलियन टन्स का जो भूमि है, जो मिट्टी है वो इरोड हो जाती है हमारी कंट्री में, ठीक है, पर ईयर। तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। मतलब एक तरह से देखें तो बहुत ही ज़्यादा लैंड डिग्रेड हो रही है, ठीक है। उसको कंटेन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को फ्यूचर में एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब आते हम बात करते हैं जो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है उनकी, कि जो पोल्यूशन आपने देखा सीपीसीबी के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नाम सुना होगा, करंट अफेयर्स में भी रहता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। जो मेजर एनवायरनमेंट प्रॉब्लम से दो मेजर एनवायरनमेंट प्रॉब्लम इंडिया में कि वाटर और एयर पोल्यूशन, उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो सीपीसीबी है वो 1974 में एस्टेब्लिश किया। उसके बाद वेरियस स्टेट्स ने भी अपने स्टेट लेवल पे उसको जो स्टेट लेवल बोर्ड है उनको एस्टेब्लिश किया। ये मोटे मोटे तौर पे मतलब हमें सब नहीं पढ़ना है, हम मोटे मोटे तौर पे मैं आप समझाता हूँ कि ये क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च कैरी आउट करते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो भी जो कंसर्न्स होते हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है, और इवेंट्स होती है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की इवेंट्स होती है, उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको रोकने के लिए रिसर्च भी करते हैं, ठीक है। उसको स्पॉन्सर भी करते हैं रिसर्च को, मतलब उसके लिए मॉनेटरी जो फाइनेंशियल हेल्प होती है वो भी प्रोवाइड कराते हैं। जो जो रेगुलेशन ऑफ जो जो एयर क्वालिटी होती है उसको भी एसेस करते हैं, ठीक है। मतलब उसका भी मूल्यांकन करते हैं। कैसे करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज होती है उसका रेगुलेशन करके, ठीक है। जो मतलब ये वेरियस पॉलिसीज भी कभी कभी रेगुलेशन भी फ्रेम करते हैं, जो सीपीसीबी होता है, एसपीसीबी होता है, ठीक है। और जो जो बैकग्राउंड एयर क्वालिटी डेटा है वो भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। मतलब वो डेटा होता है जो एयर की क्वालिटी का, वो कलेक्ट करते हैं। और जो जब भी जो जिसको इंडस्ट्रियल को और टाउन प्लानिंग में जब भी ज़रूरत हो तो वो बैकग्राउंड एयर क्वालिटी डेटा को प्रोवाइड भी कराते हैं, ठीक है। अब इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, अब हम मेन स्ट्रीम पे आते हैं। मेन कि इंडिया में एयर पोल्यूशन अर्बन एरिया में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है हमारी कंट्री में, ठीक है। जो व्हीकल्स होता है ना उसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। कि जो ये मतलब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर जो होता है उसके जो धुआं निकलता है उसका एक बहुत ही बड़ा मेजर रीज़न है एयर पोल्यूशन का अर्बन एरिया में। गाँव में क्या होता है कि वहाँ इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होता, मतलब इतने ज़्यादा जो व्हीकल्स होते हैं वो वहाँ पे नहीं होता। और वहाँ पे क्या होता है कि खेत होते हैं और ये सब मतलब ग्रीनरी होती है, तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम थोड़ा कम रहता है। लेकिन अर्बन एरिया में तो हमें पता है कि आप दिल्ली को ले लो, ठीक है, अब मुंबई को ले लो, इतना ज़्यादा पोल्यूशन रहता है कि आप सांस भी नहीं ले पाते हो, ठीक है। तो इस तरह से एयर पोल्यूशन अर्बन एरिया में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और जो व्हीकल्स होते हैं वो उसमें बहुत बड़ा शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इंडिया हमारे अगर हम देखें कि जो पूरी विश्व के जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड 10 नेशंस है, 10 नेशंस है, उसमें से इंडिया एक है, ठीक है। तो आप मतलब समझ सकते हो, ये इसलिए मतलब आप समझ सकते हो कि जो इंडिया में जो भी मतलब एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम होगा वो भी कितना बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि जो जितना ज़्यादा जो डेवलपमेंट हम करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके साथ साथ इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन भी होता रहता है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब सीपीसीबी जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने जो इंडस्ट्रीज है उसको 17 कैटेगरीज में बांटा है, ठीक है, जो लार्ज और मीडियम स्केल होती है उसमें, ठीक है। इससे मतलब ये कैटेगराइज करने से क्या होता है कि उनको अपना कैटेगराइज मतलब जो एनालिसिस में उनको वेरियस एनालिसिस में उनको मदद मिलती है, ठीक है, इस तरह से
कि जो मेजर्स एडोप्ट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है हमारी कंट्री में, उनके द्वारा मेजर्स एडोप्ट किए गए हैं, जो सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके द्वारा भी एडोप्ट किए गए मेजर्स है, वो बहुत सफल तब तक नहीं होंगे जब हम कॉन्शियसली एक पाथ को चूज करें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है, कि मतलब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ जब तक चूज ना करें, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ पे जब तक हम ना चले, तब तक जब जो मेजर्स लिए जाते हैं, ठीक है, जो भी मतलब ये सीपीसीबी कुछ प्लानिंग करता है जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, एसपीसीबी प्लानिंग करता है, ये सब जो मेजर्स लिए जाते हैं वो इतने ज़्यादा सफल नहीं होंगे जब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ पे ना चले, ठीक है। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम तो सुनते हैं, लेकिन वो क्या है वो भी हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वो हम पढ़ते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। हमारी कंट्री में मतलब ग्लोबली देखा जाए तो एनवायरनमेंट और इकोनॉमी होती है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है। जैसे कि हमें पता है कि जैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ वैसे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन भी हुआ, ठीक है। तो इस तरह से तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब इकोनॉमी का मतलब डेवलपमेंट भी हो और एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन भी ना हो, और या कंट्रोल डिग्रेडेशन हो, तो इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑल फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, सिर्फ हमें ही नहीं, जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। इस तरह से हमें आज का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अगर आज हमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर लिया, लेकिन जो डेवलपमेंट ही किया लेकिन एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी लेकिन भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहेगी, जो एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनकी वो डिग्रेड हो जाएगी। तो इस तरह से फ्यूचर जनरेशन्स को भी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, इस तरह से हमें आज का डेवलपमेंट करना है। इसको बोलते हैं हम, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इसको बोलते हैं हम, ठीक है। और जो यूएनसीईडी है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी है, वो भी अपनी तरह से जो डिफाइन करता है, मतलब इसका मतलब कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, मतलब हर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अलग अलग इसकी डेफिनेशन देता है। आप कोई भी लिख सकते हो मीन्स में और वहाँ पे, ठीक है। जो मतलब यूएनसीईडी के हिसाब से जो भी डेफिनेशन है वो जो उसके डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि एक ऐसा तरह का डेवलपमेंट कि जो भावी पीढ़ियों के जीवन की जो नीड होती है, जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड होती है उसको भी मतलब प्रोवाइड करे, जो प्रेजेंट हमारी नीड है उसको भी वो प्रोवाइड करे, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी इतनी अच्छी ही जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हो, जो भी मतलब रिसोर्सेज हो, वो फ्यूचर जनरेशन को भी इतनी अच्छी तरह से प्रोवाइड करे, ठीक है। मतलब फ्यूचर जनरेशन का जो फ्यूचर है वो बिगड़ना नहीं चाहिए हमारी जो नीड्स है उनके कॉम्प्रोमाइज़ पे, ठीक है। इस तरह से मतलब जो आज की जनरेशन है और फ्यूचर की जनरेशन है, दोनों की ओवरऑल दोनों को अच्छे से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं एज ए यूएनसीईडी, इसको हम बोलते हैं जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो, ठीक है। अब सेमाइनल रिपोर्ट जो आती है, अवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक सेमाइनल रिपोर्ट थी, ठीक है, उसने भी एक डेफिनेशन दी थी कि जो सब लोग होते हैं, ठीक है, ये एक डेफिनेशन दी गई थी उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है, सबकी बेसिक नीड्स को पूरा करना, कि जो ऐसा डेवलपमेंट जिससे सबकी बेसिक नीड पूरी हो और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हो, ठीक है, वो सब तक वो जो मतलब हर एक इंसान तक वो एक्सटेंड भी हो, ठीक है। मतलब हर एक इंसान को एक अपनी जो एस्पायरेशन है उसको, बेटर लाइफ की एक एस्पायरेशन है उसको पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिले, इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो ये सब पूरा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं, ठीक है, कि जैसे कि इंक्रीज इन इनकम, जो रियल इनकम होती है, एजुकेशनल सर्विस होती है, हेल्थ केयर का जो एक्सपेंशन होता है, सैनिटेशन और वाटर सप्लाई की सर्विसेज होती है, ठीक है, ये सब क्वांटिटेटिवली मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। तो मतलब जो ये इन सब में इंक्रीज होता है तो वो डेवलपमेंट में आता है। इसके साथ जब एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड ना किया जाए, ठीक है, इस तरह से डेवलपमेंट किया जाए तो वो बन जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एम क्या रहता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कम करना, ठीक है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो बढ़ाना, और जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बनाए रखना। आज की जो 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 प्रेजेंट जनरेशन है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बढ़ाना, लेकिन जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उनकी जो क्वालिटी लाइफ है उनको भी बनाए रखना, वो भी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो
इसका वो किस तरह से करता है कि जो लास्टिंग एंड सिक्योर लाइवलीहुड्स है, ठीक है, मतलब ऐसे लाइवलीहुड कि जो भविष्य में भी ऐसे अवसर प्रदान करे कि जो वो सिक्योर हो, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़नी नहीं चाहिए। ओवरऑल जो एनवायरमेंटल रिसोर्स जो होते हैं वो जब ज़्यादा डिग्रेड होते हैं तो इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है भविष्य में, ठीक है। तो वो इनसिक्योरिटी बढ़नी नहीं चाहिए, जो लाइवलीहुड की इनसिक्योरिटी है वो भविष्य की जनरेशन के लिए बढ़नी नहीं चाहिए। इस तरह का डेवलपमेंट जो होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बोलते हैं, ठीक है। अब जो 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 अब वो यहाँ पे जो एक तरह से हम इसका दूसरा लास्ट डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया गया है कि जो एक ऐसा डेवलपमेंट उसे हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि जो हर एक इंसान की जो बेसिक नीड्स होती है उसको भी पूरा कर ले, ठीक है। जो पुअर जो होते हैं उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट की, फूड की, एनर्जी की, वाटर की और हाउसिंग की, ठीक है, तो वो सब ज़रूरियात को पूरा करे। और जो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विसेज हो, उनका भी ग्रोथ साथ ही साथ हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मतलब ये ओवरऑल आप देखना ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, कि जो मतलब डेवलपमेंट भी हो और एनवायरनमेंट को भी इतना ज़्यादा नुकसान ना हो, इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। जो ब्रूंटलैंड कमीशन है, आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आप ये लिखते हैं तो आपका जो भी मतलब जो ये एक कीवर्ड होता है, ठीक है। जो जब आप मेंस में लिखते हैं ये ब्रूंटलैंड कमीशन और जो क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब कीवर्ड्स होते हैं, जब आप मेंस में लिखते हो तो आपके आंसर में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क आते हैं, ठीक है। अब ब्रूंटलैंड कमीशन में भी क्या एम्फेसिस दिया गया है, क्या फोकस किया गया है कि फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। और हमारे पास एक मोरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, मतलब हमें ये करना चाहिए। हमारा मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है। कि जो प्लानट अर्थ है आज, जो आज कंडीशन में है, जो कंडीशन में है, जो अच्छी कंडीशन में, वो फ्यूचर जनरेशन को भी उसी अच्छी कंडीशन में मिले, ठीक है। ये ब्रूंटलैंड कमीशन है वो एम्फेसिस करता है। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जो मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है, उसको भी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, ठीक है। अब क्या है कि जो 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 हमें ऐसा डेवलपमेंट करना होगा, मतलब हमें ऐसा डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा कि जो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कि जो नेचुरल एसेट्स है उनका कंजर्वेशन हो, ठीक है, मतलब ओवर एक्सट्रैक्शन ना हो नेचुरल एसेट्स का, ठीक है। जो रीजनरेटिव कैपेसिटी हो, जो 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 रीजनरेटिव कैपेसिटी है, जो ग्लोबल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम जो है पूरी वर्ल्ड की, उसको भी प्रिजर्व करना, ठीक है, मतलब उसको बचाए रखना, ठीक है। रीजनरेटिव कैपेसिटी मतलब जो एनवायरनमेंट जनरेट करता है, जो कंज्यूम भी करता है वो जनरेट भी करता है, ठीक है। इस तरह से ये जो रीजनरेटिव कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की, ठीक है, उसको मतलब वो न्यूट्रिएंट होता है, जो आप में से जैसे मैं आपको बताऊँ कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का जो साइकिल होता है, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट का एक अपना साइकिल होता है, ठीक है। तो उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी होगी, ठीक है, उसको बनाए रखना, जो भी मतलब उसको वो कम होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कम हो गया तो क्या होगा कि एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कि और जो जो एडेड कॉस्ट और रिस्क है फ्यूचर जनरेशन पे, उनको अवॉइड कराना, ठीक है। मतलब कॉस्ट कैसे ऐड होती है, जब लैंड डिग्रेड हो जाएगी आज की जनरेशन में, तो फ्यूचर जनरेशन को इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से कि जो बहुत ज़्यादा मतलब एनवायरनमेंट का इतना ज़्यादा डिग्रेडेशन हमें नहीं होना देना है कि फ्यूचर जनरेशन को उनकी कीमत चुकानी पड़े, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो 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 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एज जो लीडिंग एक एनवायरनमेंट इकोनॉमिस्ट है जो हरमन डेली, उनके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उनको भी एक लिमिट पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो क्या होता है कि डिमांड भी बढ़ जाती है, जैसे हमने देखा, और लैंड का डिग्रेडेशन होने लगता है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होने लगता है, जो पोल्यूशन होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है वो हमें जो एक तरह से एक लेवल पे रखना है, ठीक है। वो एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मतलब ये एक लेवल हम क्या कह सकते हैं, हम प्लिमसोल लाइन होती है जो शिप पे, ठीक है, शिप पे जो प्लिमसोल लाइन होती है उसका मतलब ये होता है कि उस लाइन के ऊपर वजन नहीं बढ़ना चाहिए शिप में, वरना वो शिप डूब जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक तरह से कह सका जाए कि शिप को हम अर्थ के रूप में देखें तो ये प्लिमसोल लाइन तक ही पॉपुलेशन रहनी चाहिए, वरना क्या होगा कि एनवायरनमेंट जो है उसका मतलब बहुत ज़्यादा बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से और जो 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 सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है और जो उसके बाद क्या क्या हमें करना चाहिए, मतलब जो पहला तो हरमन डेली के हिसाब से पहला तो ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, और दूसरा क्या है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो हो उसमें जो इनपुट एफिशिएंट बनाना और इनपुट कंज्यूमिंग नहीं बनाना, मतलब इनपुट कम हो इस तरह की प्रोसेसेस हमें इवॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इनपुट कंज्यूम करे इस तरह की प्रोसेसेस हमें इवॉल्व नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वरना क्या होगा कि जो डिमांड होगी वो फिर से बढ़ जाएगी।
जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है, जो मतलब वो हमें इनफाइनाइट टाइम तक मिलते रहेंगे, उनका भी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका भी जो एक्सट्रैक्शन वो एक लिमिटेड बेसिस पे करना, सस्टेनेबल बेसिस पे करना, ठीक है। इसका मतलब जो जो उनका रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन हो वो रेट ऑफ जनरेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लेकिन उनको भी रिप्लेनिश होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरह से कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको भी हमें एक्सट्रैक्ट मतलब एक लिमिटेड मतलब जो भी लिमिटेड लाइन है उस पर करना है, सस्टेनेबल बेसिस है उस पर ही करना है, बहुत ज़्यादा उनका भी एक्सट्रैक्शन नहीं करना है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनका जो रेट ऑफ डिप्लेशन होता है, मतलब जो उनका कम होने का दर जो होता है वो रेट ऑफ क्रिएशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो भी क्रिएट तो होते रहते हैं लेकिन उनका रेट बहुत कम होता है, ठीक है। तो जब उनका रेट ऑफ डिप्लेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ये जो रिसोर्सेज होंगे वो विलुप्त हो जाएंगे, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और हम उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि उनका जो रेट ऑफ डिप्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, रेट ऑफ क्रिएशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो पोल्यूशन के कारण जो इनएफिशिएंसीज अराइज होती है, ठीक है, उनको भी हमें करेक्ट करना चाहिए, मतलब वेरियस टेक्नोलॉजीज वेरियस पॉलिसीज़ को फ्रेम करके हमें जो मतलब ये जो इनएफिशिएंसीज पोल्यूशन के कारण होती है उनको भी हमें करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये वेरियस मेजर्स है, आप ये सब लिख सकते हैं जब भी ये आप मेंस के में, ये मेंस के लिए पॉइंट है आप, ठीक है। जो प्रीलिम्स के लिए तो इसमें पूछा भी जा सकता है लेकिन मेंस के लिए ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो 1 2 करके दिए गए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी है और वो एनसीईआरटी आपका बेस क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप जब इसमें से लिखते हो तो आपके मार्क तो पक्के हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज, ये तीसरा सेक्शन है, जो 3 सेक्शन में ये चैप्टर डिवाइड किया गया है, इसमें ये तीसरा सेक्शन है, ठीक है। कौन सा है ये, अब स्ट्रेटेजी क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हमें क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में ये बात करता है। चलिए, कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है उनका हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं इंडिया आज भी क्या है कि थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर रहता है, ठीक है। हमने देखा था कि थर्मल पावर प्लांट जो है उसमें 82% हमारा जो एनर्जी का कंजप्शन होता है वो 82% थर्मल पावर प्लांट में से आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंस रहता है हमारा, ठीक है। तो हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि विंड पावर है, सोलर रेस है, उन सब का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो विंड मिल्स होती है, सोलर मतलब पीवी पैनल्स होती है, ठीक है, उनका ज़्यादा उपयोग बढ़ाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्लीनर और क्लीन होते हैं और ग्रीन एनर्जी होती है, ठीक है। उसका पोल्यूशन नहीं होता, बहुत कम पोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर होता भी है तो बहुत कम पोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि जो लार्ज स्केल पे ये आज फिजिबल नहीं हो सके, जो टेक्नोलॉजिकल हमारी कंट्री में इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस भी चाहिए वो हमारी कंट्री के पास आज इतना नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसमें हमें थोड़ा रिसर्च भी करना होगा और इन सोर्सेज का हमें उपयोग बढ़ाना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और रूरल एरिया में जो उसके बाद क्या आता है कि रूरल एरिया में एलपीजी और गोबर गैस का जो उपयोग है उसको बढ़ाना, ठीक है। अब हमें पता है कि रूरल हाउस होल्ड में क्या होता है कि जो लकड़ियों का उपयोग करते हैं, ठीक है, इन सब का उपयोग करते हैं, उससे क्या होता है कि जो मतलब केरोसिन का भी यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि जो पोल्यूशन होता है वो फिर से बढ़ता है, ठीक है। तो जो जो एलपीजी होता है, ठीक है, जो एलपीजी होता है वो बहुत ही मतलब क्लीन फ्यूल होता है, ठीक है, कि उसमें बहुत इतना ज़्यादा मतलब कोई पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। और जो एनर्जी वेस्टेज होता है वो भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। जो एलपीजी में जो आता है मीथेन आता है, ठीक है, वो 100% कंबस्टिबल होता है, ठीक है। तो मतलब उसका पूरा कंबशन हो जाता है, इससे क्या होता है कि जो एनर्जी वेस्टेज है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। आज हमारी कंट्री में जो एलपीजी होता है वो सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड किया जा रहा है। जो गोबर गैस के प्लांट्स जो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट जो होती है वो सब्सिडी देती है, लोन्स देती है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो मतलब हमें इन ऐसे ये जो गाँव में और रूरल एरियाज़ में ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जो अर्बन एरियाज है उसमें हमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसको यूज़ करना चाहिए। उसमें उसका उदाहरण दिया है, एक अच्छा उदाहरण है कि दिल्ली में जो बसेस चलती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो सीएनजी गैस पे चलती है, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि जो पॉल्यूशन है वो बहुत एक सिग्निफिकेंट लेवल पे कम हुआ है दिल्ली में, ठीक है। अगर मतलब आप देखिए कि एक दिन में ये बसेस जो होती है बहुत ज़्यादा, इतनी बड़ी दिल्ली में जब इतनी ज़्यादा बसें जब चलेगी पेट्रोल पे या डीजल पे तो कितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो उसी के मतलब कंपैरिजन में जब सीएनजी से चलती हो तो ये जो कम पोल्यूशन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये सीएनजी का अर्बन एरिया में एक अल्टरनेटिव सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है।
और उसके लिए पॉलिसीज़ फ्रेम करनी चाहिए। विंड पावर भी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स के तरह विंड पावर भी एक बहुत ही प्रोमिसिंग आइडिया है, ठीक है। प्रोमिसिंग मतलब उसमें पोटेंशियल अच्छा है हमारी कंट्री में। जो विंड मिल्स होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या रहता है कि जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो हाई होती है, लेकिन उसके जब बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखें तो ये हाई कॉस्ट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब ये नेग्लिजिबल रहती है। जो हाई कॉस्ट होती है अगर हम लॉन्ग टर्म का अगर जो भी हम इसका बेनिफिट देखें विंड पावर का, तो ये जो हाई कॉस्ट होती है वो बहुत कम रखती है, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो। और जो इसका बेनिफिट्स क्या है कि जो जो भी मतलब जो एनवायरनमेंट का जो पोल्यूशन होता है वो मतलब एक तरह से देखें कि ज़ीरो ही रहता है। इसमें कुछ इतना कोई इसमें कोई एमिशन नहीं होता, कार्बन का कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इनिशियल कॉस्ट इसलिए हाई होती है कि विंड जो मिल होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। उसको बनाना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, उसको इरेक्ट करना पड़ता है जहाँ पे लगाना हो वहाँ पे। इस तरह से जो जहाँ पे अच्छी सी विंड आती है वहीं हम विंड मिल को लगा सकते हैं, ठीक है। वरना इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, तो वहाँ तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। इस तरह से ये जो इनिशियल जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई नहीं रहती है, ठीक है। अब उसके बाद का एक स्ट्रेटेजी है सोलर पावर का यूज़ करना, पीवी सेल्स का, ठीक है। जो हमारी कंट्री में क्या है कि एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी हमें हासिल होती है सनलाइट से, ठीक है। क्योंकि हमारा कंट्री जो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है, ट्रॉपिक्स के अंदर आता है। जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, पीवी सेल्स होते हैं, ठीक है, उनसे जो सोलर एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। और जो ये टेक्नोलॉजी एक रिमोट एरियाज जो होती है जहाँ पे जो सप्लाई ऑफ पावर जो ग्रिड के और पावर लाइंस का थ्रू सप्लाई ऑफ पावर या तो बहुत ही महंगा पड़ता है, ठीक है, या तो पॉसिबल ही नहीं होता। ये ऐसी जगहों पे ये पीवी पैनल बहुत ही काम आती है, ठीक है। क्योंकि वो वहीं के जो पीवी पैनल होती है वो वहीं के वहीं रह के वो पावर जनरेट कर सकती है, ठीक है। जो जिस एरिया में पावर की ज़रूरत हो वहीं वो पावर जनरेट करा सकती है, ठीक है। इस तरह इसलिए वो और मतलब एक मतलब हम कह सकते हैं कि जो पीवी जो फोटोवोल्टिक जो पैनल आती है उसका हमारी कंट्री में बहुत अच्छा पोटेंशियल रहता है, ठीक है। उनका भी मतलब उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि उसका भी इनिशियल कॉस्ट थोड़ा हाई रहता है, ठीक है, लेकिन उसका भी बेनिफिट्स अच्छे रहते हैं। उसका भी अगर लॉन्ग टर्म में वो जो बेनिफिट्स देखे तो वो इन्हीं जो हायर कॉस्ट है वो नेग्लिजिबल बन जाती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। जो इंडिया आज एक लीड कर रहा है, जो इंटरनेशनल बॉडी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, वो आजकल जो मतलब जो न्यूज़ में रहता है नरेंद्र मोदी जी द्वारा वो उसके लिए वेरियस पॉलिसीज़ बताई जाती है, वेरियस आइडियाज़ भी दिए जाते हैं, ठीक है। वो हमें मन की बात में भी और उसमें इसका खुलासा करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो मतलब इंडिया एक लीड कर रहा है, ये जो इंटरनेशनल बॉडी है ISA उसको, ठीक है। ये सोलर पावर को ही मतलब टैप करने के लिए उसके लिए बनाई गई है, ठीक है। और वो उसके बाद आते हैं मिनी हाइडल प्लांट्स, ठीक है, मतलब ये एक छोटे हाइड्रो पावर प्लांट हम कह सकते हैं, ठीक है। हम जो माउंटेनियस रीजन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो झरने होते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हम झरने बोलते हैं, ठीक है, वो सब जगह पे पाए जाते हैं। जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं वो, ठीक है, वो ये 12 मासी होते हैं। ये जो झरने होते हैं उसमें से अधिकांश जो होते हैं वो 12 मासी होते हैं, वो कभी सूखते नहीं है, ठीक है। तो ये जो झरने होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल टर्बाइंस को चला सकते हैं। अब ये स्मॉल टर्बाइंस को चलाकर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। और उसका एक बेनिफिट ये भी है, उसके ये अगर इस मिनी हाइडल प्लांट्स को लगाने से क्या होता है कि जो लार्ज स्केल ट्रांसमिशन लाइंस होती है, जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, उनका भी हमें कोई ज़रूरत नहीं रहता। तो जो ट्रांसमिशन लॉस होता है, जो ट्रांसमिशन लॉस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी का भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है वायर्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू, तब उसका भी लॉस होता है, ठीक है। तो ये लॉस होता है, उससे बचा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी लाइन और बड़े ट्रांसमिशन टावर्स की ज़रूरत नहीं रहती मिनी हाइडल प्लांट्स में, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस, मतलब हमारी एंशियंट नॉलेजेस और प्रैक्टिसेस है, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। कैसे कि जो पहले हम देखें कि जो हमारा पहले के ज़माने में हमारा एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर सिस्टम और हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट ये सब था, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तभी हम ये जो अनसस्टेनेबल मेथड है उसकी तरफ मुड़ गए, ठीक है। पहले के अगर एंशियंट टाइम्स में देखें तो हमारे ये सब मेथड थे जो हेल्थ और एग्रीकल्चर और हाउसिंग के, वो मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली थे, ठीक है। अब हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि हम किस तरह से ट्रेडिशनल नॉलेज का उपयोग कर सकते हैं। जो हमारी कंट्री में क्या है कि जो 15,000 स्पीशीज प्लांट्स की ऐसी है, ठीक है,
मतलब डाइवर्सिटी तो है ही हमारी कंट्री में, ठीक है, फोना और फ्लोरा दोनों में, ठीक है। तो 15,000 स्पीशीज आज हमारी कंट्री में ऐसी है प्लांट्स की कि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जिसका हम दवा के मतलब औषधि के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारा डिपेंडेंस कम होगा एलोपैथी पे, ठीक है, जो एलोपैथी और इनडायरेक्टली हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने से बचा सकते हैं, ठीक है। और जो 8,000 है, इस 15,000 में से जो 8,000 है, 15,000 में से जो 8,000 ऐसी स्पीशीज़ है लगभग, ठीक है, वो रेगुलर यूज़ में ली जाती है, ठीक है। आज जो वेरियस जो ट्रेडिशंस है, फोक ट्रेडिशंस है हमारी कंट्री में, उसमें वो आज भी यूज़ की जाती है। जो 15,000 में से 8,000 है वो, बाकी की 7,000 को भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसका वो वेरियस मेंशंस भी है, जो वेरियस हमारे योग जो वेद है उसमें भी उसका मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका भी उपयोग कर सकते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें। अब बाद में आता है बायो कंपोस्टिंग। जो बायो कंपोस्टिंग मतलब ये एक तरह का जो खेत में यूज़ होता है, ठीक है, जो कंपोस्ट बोलते हैं बायो कंपोस्ट, ठीक है। जो हम जो फर्टिलाइज़र आज हम क्या कर रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है। जो हमें क्या करना था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना था कि जो लास्ट 5 डिकेड्स में, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो जो कंपोस्ट का हमने टोटली नेगलेक्ट कर दिया यूज़ करना, और केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ मुड़ गया, और हमने बहुत ही ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि लैंड है, जो हमने देखा था ना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ा था, देखा अब ये सब लिंक हो रहा है, ठीक है। अब ओवरऑल जैसे जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे हैं सब कुछ लिंक होता जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये ओवरऑल जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ उससे के कारण क्या हुआ कि एक लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो, ठीक है। हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने पिछली एनसीईआरटीज़ में भी पढ़ा था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होने से क्या हुआ कि हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी तो आ गई, लेकिन उसके बहुत ही बड़े एक स्केल पे लैंड का डिग्रेडेशन हमें देखने को मिला, क्योंकि फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, ठीक है। अब हमारी कंट्री में एक आज अवेयरनेस आई है इस जो फर्टिलाइजर से उनके एडवर्स इफेक्ट्स के कारण एक अवेयरनेस आई है फार्मर्स में भी। तो फार्मर्स ने भी आज क्या शुरू कर दिया कि जो कंपोस्ट है बायो कंपोस्ट, ठीक है, उसका यूज़ करना शुरू कर दिया है, ठीक है। बायो कंपोस्ट मतलब क्या है, मुझे आपको देखा कि ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो काउ डंग होता है, और ठीक है, और जो मेनोर होता है, जो मेनोर बोलते हैं, उन सबको मिला के एक फर्टिलाइजर जैसा ही तैयार किया जाता है, ठीक है। और उसका बाद में खेत में जो जो ज़मीन होती है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बायो कंपोस्ट, ठीक है। कंपोस्ट मतलब एक मिश्रण होता है, बायो मतलब एक जो भी जो 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 फैक्टर मतलब जो मतलब आप देखें कि जो काउडंग होता है, ठीक है, और जो मेनोर होता है, इन सब का मिश्रण जो होता है उसको हम बायो कंपोस्ट बोलते हैं। ये सब जो बायो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और आज हमारी जो हम देखें कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होती है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर उसके लिए बायो यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जो होती है उसको मतलब हम उसके लिए हम ओवरऑल वर्ड यूज़ होता है बायो, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर का जो मिश्रण होता है उसको कंपोस्ट किया जाता है, इसका मतलब होता है बायो कंपोस्ट, ठीक है। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे जो कीट होते हैं, ठीक है, वो बायो कंपोस्ट को मतलब ऑर्गेनिक मैटर को बायो कंपोस्ट में जल्द ही का जो नॉर्मल कंपोस्टिंग प्रोसेस होती है उससे फास्टर रेट में जो अर्थवॉर्म होते हैं वो बायो कंपोस्ट को जनरेट कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, जो बायो कंपोस्ट है उसमें। मतलब अर्थवॉर्म्स का यूज़ किया जाना चाहिए। नॉर्मल कंपोस्ट मेथड होती है वो थोड़ी धीमी होती है, अर्थवॉर्म्स जो जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होती है उसको बायो कंपोस्ट में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो। उसके बाद आता है बायो पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। अब जो हम देखते हैं कि हम पेस्ट का यूज़ कर रहे हैं, वेरियस पेस्ट का, जो कपास होती है, ठीक है, जो गेहूँ होता है, उसमें सब में हम क्या करते हैं कि जो पेस्ट का यूज़ करते हैं कि जो कीटनाशक होते हैं, ठीक है, उसको मतलब कीटों को मारने के लिए क्या करते हैं कि ये सब हम पेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भी क्या हुआ कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में मतलब हम ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कि जो फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत बढ़ गया, केमिकल पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ बहुत बढ़ गया, ठीक है। हायर यील्ड मिलने के मतलब हायर कल्टीवेशन के लिए इनका पेस्ट का यूज़ बहुत बढ़ गया, ठीक है। और जो बायो पेस्ट होती है उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो ओवरऑल फूड प्रोडक्ट्स है आज हमारी जो वो कंटामिनेटेड हो गई, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो
जिस पे हम ये पेस्ट छिड़केंगे, ठीक है, वो खाने में आएगा, ठीक है, उसमें से ही खाना बनेगा। जो भी जो मतलब अगर गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ के कल्टीवेशन में अगर बायो पेस्ट का अगर हम उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि वो गेहूँ अंत में तो हमारे घर में ही आना है, ठीक है, तो वो उससे जो ओवरऑल फूड बनेगा वो भी कॉन्टामिनेट होगा। जो सॉइल है, वाटर बॉडीज है, वो जो ग्राउंड वाटर से वो भी पोल्यूट होते जा रहे हैं धीमे धीमे, ठीक है। और जो मिल्क होता है, मीट होता है, फिश होती है, वो भी पोल्यूट धीमे धीमे, मतलब वो भी कंटामिनेट हो रही है, ठीक है। उसमें भी एक हम कह सकते हैं उसमें प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है। इस चैलेंज को मतलब हमें फेस करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो पेस्ट कंट्रोल की जो अच्छी मेथड है, सस्टेनेबल मेथड्स है, उनको एडोप्ट करना चाहिए। एक ऐसी मेथड है कि जो प्लांट प्रोडक्ट्स होती है उसमें से जो पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं उसका यूज़ करना, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो पेस्ट होती है वो भी मर जाती है, मतलब कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं, और जो भी लैंड होती है उसका भी डिग्रेडेशन, मतलब पोल्यूशन नहीं बढ़ता है, ठीक है। जो नीम ट्रीज होती है, ठीक है, मतलब नीम में क्या होता है कि जो ऐसी औषधि गुण होते हैं, ठीक है, कि उससे ज़मीन को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो कीट होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसलिए नीम ट्रीज जो होते हैं वो भी यूज़फुल होते हैं बायो पेस्ट कंट्रोल के तौर पर, ठीक है। और जो वेरियस एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो भी पेस्ट कंट्रोल करते हैं। जो भी बर्ड्स होते हैं वो ये इसने कीट जो होती है उनको खा जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनके बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जो स्पेरोज होती है छोटी छोटी, ठीक है, वो ऐसे ऐसे कीट को खा जाती है, ठीक है। तो मतलब ये भी एक तरह का पेस्ट कंट्रोल मेथड हुआ, और ये एक सस्टेनेबल पेस्ट कंट्रोल मेथड हुआ। इससे कोई पोल्यूशन तो नहीं फैलता है, ठीक है, इस तरह से। और जो लार्ज वेराइटीज ऑफ बर्ड होती है, जैसे कि ओल्स होते हैं, पीकॉक्स होते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे वर्मिन और पेस्ट होते हैं उनको फीड करते हैं, मतलब उसको खा जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का मेथड हुआ। जो लिजर्ड होती है, जो छिपकली होती है, वो भी ऐसे कीटों को खा जाती है, मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट एनिमल है, लिजर्ड होती है, वो भी बायो पेस्ट कंट्रोल में उपयोग की जा सकती है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आज एक मतलब जो इस तरह से हम ये सब मेथड देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो आज मतलब एक ऐसा मतलब एक फैशन बन गया है, हम, ठीक है। हम बोलते तो है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब ये एक तरह का एक टूल बन गया है कि आज हम बात बात में इसको बोलते हैं, कैच फ्रेज बन गया है। कैच फ्रेज का मतलब क्या है कि हम जब बात बात में इसका मेंशन करें तो उसको हम बोलते हैं कैच फ्रेज, ठीक है। इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट अपनाने के बाद मतलब एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट, ठीक है, एक रास्ते से बहुत ही डिफरेंट रास्ता हो जब दूसरा, तो एक ये जो पहला रास्ता है ए रास्ता, ठीक है, कोई भी काम करने का, और दूसरा है बी रास्ता, ठीक है। तो जब ए रास्ता और बी रास्ता बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है, तो जब कोई एक पर्टिकुलर कोई एक इंडिविजुअल जब ए रास्ते से बी रास्ते तक जाता है ओवरऑल, तो इसको हम बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है, मतलब एक बहुत ही बड़ा बदलाव, ठीक है। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब है, अगर मोटे मोटे तौर पे कहूँ, कोई एक बहुत ही बड़ा बदलाव, कि जो डेवलपमेंट से हम पहले क्या था कि डेवलपमेंट का कंसेप्ट था, अब क्या हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया गया है, हमारी थिंकिंग है उसमें, ठीक है। और जो इससे क्या होगा कि जो एक डेवलपमेंट होगा एक लास्टिंग डेवलपमेंट होगा, ठीक है, मतलब वो जो ये जो डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, वो क्या होगा कि लंबे समय के लिए ये बना रहेगा, ठीक है। और जो वेलफेयर होगा, जो उससे वेलफेयर होगा, मतलब जो भी कल्याण होगा वो भी नॉन डिक्लाइनिंग होगा, ठीक है। मतलब आज की जनरेशन का भी जो वेलफेयर होगा वो भविष्य की जनरेशन का भी उसमें कल्याण होगा, ठीक है। सिर्फ आज की जनरेशन का कल्याण हो और भविष्य की जनरेशन का कल्याण ना हो, इस तरह से ये मतलब ये डिक्लाइन नहीं करेगा, जो वेलफेयर है उसमें कमी नहीं आएगी भविष्य में, ठीक है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये होगा कि जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, और जो भी वेलफेयर होगा वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होगा, जो फ्यूचर जनरेशन को भी इस वेलफेयर का लाभ मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करें इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करके इस बात करते हैं इकोनॉमिक जो कंक्लूजन की। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या हुआ है कि हमारी मतलब ये इन कंक्लूजन मतलब क्या है कि जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसका सार होता है, ठीक है। मतलब सिर्फ हम उसका आउटलाइन देख लेते हैं, जो भी पूरा चैप्टर होता है वो, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बाद क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, हमने देखा जो डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो डिमांड बढ़ गई है रिसोर्सेज की, उसके कारण उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, ठीक है। तो जो एनवायरमेंटल रिसोर्स का जो रिसोर्सेज है उसमें आज वर्ल्ड क्या फेस कर रहा है, जो इंक्रीज डिमांड हो गई उसको फेस कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो उसको मतलब हम कैसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका उपयोग करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ पे चल के हम इसका मतलब जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन का, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के डिप्लेट होने का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
जो 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 एनवायरनमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो उसका गोल क्या क्या है कि जो एक ऐसे डेवलपमेंट को प्रमोट करना कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसको मिनिमाइज़ करे। मतलब कोई भी 100% तो नहीं हो सकता, ठीक है, उसको मिनिमाइज़ करना, ठीक है। 100% इरेडिकेट तो नहीं हो सकता एनवायरमेंट प्रॉब्लम, तो उसको कम करना और जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड है उसको भी सर्व करना। जैसे मैंने आपको बताया था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है कि जो डिग्रेडेशन है उसको भी कम करना और जो आज की ज़रूरियातें हैं उसकी भी पूरी करना, ठीक है। इस तरह से कि एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम है वो भी कम रहे और जो आज की नीड्स है पूरी प्रेजेंट जनरेशन की वो भी पूरी हो जाए, इसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका गोल रहता है। इसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी जो उनकी अपनी नीड है उनको अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है, ठीक है, वो हमारी नीड के कारण उनकी नीड पूरी ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी फ्यूचर की नीड भी पूरी हो सके ऐसा हमें डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। उसके बाद हम जो जो उसके बाद कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि जो हमारी कंट्री का जो वेरियस हमारे नेबर्स है चाइना और पाकिस्तान के साथ उसके जो मतलब वेरियस कंपैरिजन करेंगे कि किसने कैसा डेवलपमेंट किया, कैसे कैसे डेवलपमेंट किया, ठीक है। वेरियस जो जीडीपी के आंकड़े देखेंगे और ये सब सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे जो कल के लेक्चर में भारत चाइना, मतलब चाइना पाकिस्तान इन तीनों का, ठीक है। चलिए तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। बाय बाय।